सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर एक इंसान को अफेक्ट करती है जी। वो है बजट। बजट है बिल्कुल। एक तो घर का बजट है, एक होता है मुल्क का बजट। क्या फर्क है? अब आप बिल्कुल वैसे ही बजट है, वैसा ही जैसे होता है। जब पढ़ाया जाता है, जिन्होंने पढ़ा है इकोनॉमी को, तो जैसे घर का बजट बनता है वो स्मॉलर स्केल पे होता है, और फिर आप इसको लार्जर बड़े स्केल पे करें तो उसी तरह हेड्स होते हैं आपके, जिसमें आपको खर्चे करने होते हैं, कितनी आपकी अर्निंग हुई है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या आप खसारे में जा रहे हैं नहीं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट असद अली शाह साहब ने। असद, बहुत शुक्रिया। हम एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे थे कि हमें तो रिलीफ चाहिए, ग्रॉसरी यानी अशाया खुरोनोश पे हमें रिलीफ चाहिए, हमें एनर्जी पर रिलीफ चाहिए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मईशत का पहिया चलना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन ओवरऑल क्या है, कैसा बजट आने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये बजट इस साल शायद थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। एक तो जो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हुकूमत ने लगा लिया था पिछले चंद सालों में, और ख़ास तरह से सैलरीड इनकम उस पर शायद थोड़ा सा कुछ रिलीफ आ जाए। और उसके अलावा तो ब्रॉडली मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन है कोई ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं, हालिया दिनों में ये जो पाक भारत टेंशन हुई है, हालिया दिनों में ये बात हो रही है कि डिफेंस का बजट बढ़ाया जाए क्योंकि हालात इसका तकाजा कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी इसकी मुतामिल हो सकती है? आप क्या समझते हैं? नहीं जी, इकोनॉमी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लादी गई हैं अवाम के ऊपर, वो उसमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद डिफेंस बजट तो ज़ाहिर है बढ़ेगा, जो इंडिकेशंस हैं और रिस्क भी हैं, उसकी कुछ वैलिड वजूहात भी हैं। लेकिन कुछ जो बजट में गुंजाइश इस साल निकल सकती थी रिलीफ देने के लिए, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर कहनी चाहिए कि पिछले साल जो टैक्स कलेक्शन है FBR का, और तो के जो टारगेट था वो पूरा अचीव नहीं हुआ। 13.9 ट्रिलियन का, उसमें कोई 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में 28-27% ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, बावजूद इसके कि महंगाई की शरह जो है वो कम हो गई है। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, मैं समझता हूँ। और जाहिर है ये कलेक्शन सारा जो है कोई FBR की बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की वजह से नहीं हुआ है। ये एक्सेसिव टैक्स जो महसूलात लगा दिए गए हैं आम आदमी के ऊपर, ख़ास तरह से गरीब लोगों के ऊपर और सारे बिजनेसेस के ऊपर, उस वजह से टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है। और बेस आपका थोड़ा मतलब उस वजह से जो बजट का असद साहब, आपको लगता है ये जो पेंशनर्स हैं इनके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, इनकी पेंशन्स पे? कहा जा रहा है बिल्कुल ऐसा। नहीं, जो लगा हुआ है मेरे ख्याल में ऑलरेडी उसमें एग्जेम्पशंस काफ़ी हद तक विड्रॉ हो गई थी। तो अब हो सकता है कि कुछ जो बाकी कुछ रह गया है तो उस पर भी लगा दें। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, ये डेट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं कि हमें खसारा ज़ाहिर है उसको पे करना है, जो भी हम लोग, उसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा हमारा बढ़ने जा रहा है। तो ये आप ये एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? करंट अकाउंट खसारा जो है वो तो हमारा इस साल सरप्लस हो गया, जो है ना, जो होता रहा है। और ये हमेशा जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो उस प्रोग्राम में इस तरह की प्लानिंग होती है कि जो शरह ग्रोथ है, जिसको जो इकोनॉमी की तरक्की की रफ्तार है, उसको कम किया जाता है इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के या बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के, ताकि बजट का खसारा कम हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मईशत की रफ्तार जो है वो कम हो गई है ना, तो इंपोर्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली कम है।
और हमारा इस साल दूसरा जो अच्छी चीज़ हुई वो रेमिटेंसेस काफ़ी बढ़े हैं, अनयूजुअली ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट का एक्सटर्नल अकाउंट का जो खसारा होता था वो सरप्लस हो गया है इस साल। लेकिन उसकी मेन वजह वही है कि मईशत जो है ना वो बिल्कुल सुस्त कर दी गई है, और जो आम लोगों की इनकम है और उसमें कमी आई है, और ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ रही है उसकी वजह से। जी सर, ये बताइए रेमिटेंसेस जो हैं ये बढ़ी हैं आपने कहा है, तो ये उसकी क्या वजह है? जी जी, इसकी वजह यही है कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो यहाँ के हालात हैं वो बाहर जा रहे हैं, और दूसरी वजह यह है कि एक जो कुछ पहले इनफॉर्मल चैनल से ज़्यादा आता था, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी है हमारी डॉलर और रुपी का रेट में काफ़ी फ़र्क होता था, तो वो ऑफिशियल चैनल से मेरे ख्याल में ज़्यादा आ रहा है, तो उस वजह से रेमिटेंसेस तो पहले भी आते थे लेकिन वो इनफॉर्मल चैनल से आते थे। अच्छा, तो नहीं, इसमें एक पहलू ये भी है ना सर, एक जमात की तरफ से ये रेमिटेंसेस के बारे में बड़ी बात की गई कि हम क्योंकि नहीं है तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, वो पैसे ना भेजें, और ये कहा भी गया, लेकिन ये एक तरीके का ट्रस्ट भी है लोगों का ओवरसीज पाकिस्तानीज का कि हुकूमत के ऊपर, या नहीं है ऐसा है? देखिए, ये जो रेमिटेंसेस आते हैं वो कोई हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट या ट्रस्ट ना करने की वजह नहीं है। जाहिर है जो लोग बाहर जाते हैं अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, एक जो जेन्युइन रेमिटेंसेस हैं, उसके अलावा जो है जो अपनी बिजनेस नीड्स हैं, ग्लोबल सूरत हाल वहाँ पर जिस इकॉनमी में है उसके मुकाबले में यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एक वजह ये भी है कि हमारा जी, अच्छा, यहाँ से जो बाहर पैसा जाना होता है ना जेनु के लिए, वो बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल हो गया। आपको आवाज आ रही है सर? जी, हाँ, बात करेंगे। अच्छा, देखिए, एक इसमें 2-3 सवालात और भी हैं, अभी हम दोबारा कनेक्ट करेंगे कि जो ग्रोथ रेट हमने रखा है ये 4.2 हमने रखा है, इसका जो हदफ है, अब क्या ये अचीव कर पाएंगे? 2.69 से हम इतनी बड़ी जंप मार पाएंगे या नहीं? क्योंकि उसके लिए तो फिर इंटरेस्ट रेट आपको मजीद कम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ये कह रहे हैं कि उसको रोका गया है ताकि करंट अकाउंट खसारे को कम रखा जाए, तो बिजनेस में बढ़ाना चाहिए चीजें। अब सारा अवाम के थ्रू तो नहीं आपने रिकवर करना है, अब ऐसे बिजनेसेस करें, इन्वेस्टमेंट्स आए, ऐसे प्लान्स बनाएं कि हमारा बिल्कुल ये इसी से होगा। लोग क्यों पे करेंगे? लोग क्यों पहले इतने मजबूर है, इसके बाद मतलब कर्जे पे कर्जा तो जो बात है, और उसके बाद हम ही पे कर रहे हैं, ये तो नहीं सही। आपका प्लान क्या? हुकूमत का एक प्लान होना चाहिए कि हमारे जब यानी लोग कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, यही भी है नहीं। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड, बाहर के मुल्कों के साथ आप जो ट्रेड की बात हो रही है वो करें कि उससे भी फर्क पड़ना चाहिए। हम लोग कितना पे करें? बिल्कुल ऐसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बहुत चीजें आसान की हैं। SIFC का कयाम इसी की ज़ाहिर सिलसिले की एक कड़ी है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। तो अब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रुपया कितना स्टेबल होता है, ये भी इसमें एक फैक्टर है ना कि पिछले जो इकोनॉमी हमारी चली है पिछले सालों में, तो हमने ये भी स्ट्रैटेजी देखी कि रुपए को स्टेबल करने के लिए आपने कई यानी हजारों मतलब बहुत से डॉलर्स झोंक दिए, सिर्फ उसको स्टेबल रखा है। अच्छा, एक बार फिर मैं ज्वाइन किया, फिर लोन लेके अगर आपने स्टेबल करना है तो ये तो बड़ा टेम्पररी ये टेम्पररी होता है। मुझे बताया साहब, ये जो हमने इस वक्त ग्रोथ का जो हमने एक टारगेट रखा है 4.2 बताया जा रहा है 2.69 से, आप मुझे बताएं ये जो पॉलिसीज अभी चल रही है, आपने खुद भी कहा कि इकोनॉमी उस तरीके से चल नहीं रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका पहिया चल नहीं रहा है, तो 4.2 के हदफ को हम पहुंच पाएंगे? ये थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर है, लेकिन क्योंकि इस साल ग्रोथ बहुत कम हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी मेरे ख्याल में नेगेटिव ग्रोथ है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नेगेटिव है, तो असल बात यह है कि हुकूमत जो है ना प्रोजेक्शंस को ऑप्टिमिस्टिक ही करती है ना। इस साल की 3.2% थी, वो अभी भी 2.6%, 2.7% की बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के ग्रोथ से भी कम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2% भी नहीं होगी। तो टैक्स कैसे कलेक्ट होगा फिर? 3 साल से मैं अर्ज कर दूं, पिछले 3 साल से क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है, तो अब इस बेस पे, क्योंकि बेस बहुत कम है, तो 4% ग्रोथ
पाकिस्तान की हो सकती है, जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो गया और इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि कम किए हैं काफी इसी वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो मैं समझता हूँ मईशत में गुंजाइश है कि 4% ग्रोथ जो है वो हो सके अगर पॉलिसीज बेहतर हो, अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो है और थोड़ी सी लूज की जाए। तो अब इतने इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं कि थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3-4% बढ़ जाए, क्योंकि वो नेगेटिव ग्रोथ होती रही है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 3-4% हो जाए तो ये हो सकता है। अच्छा असद साहब, ये रियल स्टेट के बारे में भी बताएं कि इतना टैक्स था कि उसकी वजह से डिस्करेज हुए हैं लोग प्रॉपर्टी के लेन देन में, तो ये अभी बढ़ेगा या ये अब इसमें टैक्स जो लगाए हुए थे वो कम होंगे? मैं समझता हूँ कि लार्जली जो है वही रहेगा, क्योंकि रियल स्टेट के लोगों ने काफी रेज किया था कि उस पर कुछ टैक्स एक्सेसिव हो गया है, कुछ कम किया जाए। लेकिन असल बात तो यह है ना कि अब अल्टीमेटली IMF क्या मंजूर करता है, कि वो अभी तक निगोशिएशंस चल रही हैं, वो ये आखिरी वक्त तक जो है वो चलती रहती है ना। तो अच्छा, इसलिए मुझे बताया PTI दौरे हुकूमत में हमने देखा कि रियल एस्टेट बड़ा बूम किया, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा सब्सिडी भी दी गई और उसकी वजह से हमारा ग्रोथ भी 6% पे पहुंच गया। ये आप स्ट्रेटेजी इसको कैसे देखते हैं? ये काबिल अमल थी या टेम्परेरी बेसिस पे थी जिसकी वजह से हमें फिर नुकसान भी हुआ, हमारी ग्रोथ आर्टिफिशियल नजर आई? आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, रियल एस्टेट जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ लिंक है, तो कंस्ट्रक्शन को तो प्रमोट करना चाहिए। खाली प्लॉट्स जो हैं वो लोग लेके और उसमें स्पेकुलेशन हो, उससे कोई फायदा नहीं होता इकोनॉमी को। तो मेरे ख्याल में रीजनेबल टैक्स जो है, जो प्लॉट्स की एक्सचेंज है उस पर तो होना चाहिए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको जरा प्रमोट करना चाहिए। तो ये इस तरह का ब्लेंड होना चाहिए। ठीक है। और ये जो इन्फ्लेशन का हदफ बताया गया है कि ये 5% से ये 7.5% होगा, तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी लोगों के पास तो पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, ये 7.5% भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को बर्दाश्त करना। मेरा अपना ये ख्याल है कि इन्फ्लेशन इस साल का भी जो इन्होंने रखा था 11-12% रखा था, और मैंने उस वक्त भी प्रोजेक्ट किया था कि जो इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन है तो एक्चुअली रिस्क है डिसइन्फ्लेशन का, यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन और रिसेशन भी हो सकती है। आपने देखा कि पिछले महीने में ये 0.3% पे आ गया है इन्फ्लेशन। तो एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो इस साल का जो 5-6-7% जो हमारा भी ऑन गोइंग ईयर है, मुझे लगता है कि उससे भी कम होगा। और अगर इकोनॉमी की मईशत की रफ्तार जो है वो नहीं बढ़ी और ये सुस्त रफ्तारी रही, तो फिर ये 7% इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। और ये इन्फ्लेशन रेट जो है ना, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो बिल्कुल क्रैश हो गया है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असद शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया।